अपने यूट्यूब चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि भारत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था, पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड था आपका उत्तर का विशाल मैदान, थर्ड था आपका दक्षिण का पठार, और फोर्थ था आपका तटीय मैदान। ठीक है, जिसमें मैंने आपको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बता दिया था, जिसमें मैंने आपको ट्रांस हिमालय, जॉस्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख ये सब पढ़ाया था। इसके अलावा नेक्स्ट भी जो आपका टॉपिक है वो है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं। और अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो की लिंक आगे शेयर करा दीजिए। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे, आज का टॉपिक है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, इसको बेसिकली गंगा सतलुज का मैदान भी कहते हैं। सतलुज का मैदान। ठीक है, अब देखिए गंगा सतलुज का मैदान क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये मैदान उत्तर का विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो बेसिकली गंगा सतलुज और इसकी सहायक नदियों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए ये क्रेडिट दिया गया है कि इसको दूसरा नाम गंगा सतलुज का मैदान भी हम कहते हैं। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, पहले इसका अपन मीनिंग समझ लेते हैं कि ये उत्तर का विशाल मैदान क्यों कहते हैं और एक्चुअल में ये कहाँ पाया जाता है। देखिए हमारा जो जो हमारा भारत का नक्शा है, तो मैंने आपको बताया था कि इधर आपका ये जो ऐसा कुछ है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपकी यहाँ था ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कट श्रेणियाँ। ठीक है, उसके बाद आता था हमारा बृहद महान हिमालय, सॉरी पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, देन फिर था हमारा महान हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट आता है यहाँ पे ये कहीं, और ये जो पार्ट नीचे का हमारा जो आता है इसे हम कहते हैं दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भारत कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए ये वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। और ये जो हमारा हिमालय है, इसके बाद आपकी महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के बाद का जो पार्ट होता है, और ये हिमालय के बाद जो बीच में ये सी चीज पड़ता है, दिल्ली बिहार का क्षेत्र जो पड़ता है, इसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है यहाँ पर पर्वत श्रेणी, ऐसा नहीं है बहुत पर्वत श्रेणी ऊंची ऊंची पाई जाती है, अगर है तो छोटी मोटी पाई जाती है, कोई बड़ा पर्वत यहाँ पठार तरीके का कुछ पाया नहीं जाता है, इसलिए इसको मैदान कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। तो हम बोल सकते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें बता दूंगा आपको, इसको कहते हैं गंगा सतलुज का मैदान, क्योंकि गंगा और सतलुज के द्वारा ही ये मैदान जो है वो विकसित हुआ है। उनकी सहायक नदियों द्वारा जो महीन मिट्टी बहाकर लाई जाती है उन्हीं के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इनको ये बेसिकली ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ सघन कृषि की जाती है, और हमारे भारत की जो जनता है 50% से अधिक वो इसी पार्ट में निवास करती है, जिनका साधन जो है वो कृषि है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ ये उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ खेती काफ़ी अच्छी की जाती है, इसलिए इसे हिमालय का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में पड़ रहा है और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसी आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका भावर प्रदेश, प्रदेश या मैदान, सेकंड है आपका तराई प्रदेश, प्रदेश या मैदान,
विशाल मैदान को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भावर प्रदेश, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो आज हम इन 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भावर प्रदेश क्या होता है। देखिए भावर प्रदेश क्या है, ये एक्चुअली शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में पाया जाता है। मैं आपको भी बता रही थी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बाद जो पार्ट आता है और प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊपर उत्तर की दिशा में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, इसीलिए भावर प्रदेश जो है वो बेसिकली सबसे ऊपर पाया जाएगा, उत्तर वाला पार्ट होगा। तो सबसे पहले शिवालिक श्रेणी के बाद शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में जो भाग आएगा उसे हम कहेंगे भावर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं, मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा बनाना, तो आप मैप को खोल के देख सकते हैं। शिवालिक श्रेणी के बाद का जो पार्ट आएगा उसे हम कहेंगे भावर प्रदेश। इसको भावर प्रदेश, इसकी एक्चुअली विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे जब मैं आपको बता रही हूँ उत्तर का विशाल का मैदान का जो निर्माण हुआ है वो बेसिकली हिमालयी नदियों के द्वारा हुआ है, क्योंकि वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो छोटी छोटी कंकड़ पत्थर और मिट्टी बहाकर लाती हैं, उन्हीं के इकट्ठे होने से और उनकी क्रिया के द्वारा ही उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो हिमालयी नदियां हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है, तो यहाँ कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर तो रहते ही होंगे। ठीक है, तो जो नदियां जब बहती हैं तो ये अपने नदियां या हवा के साथ या किसी भी कारण से वो जो पत्थर होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। मतलब जब हवा या पानी या कुछ भी बहेगा तो वो जो पहले ऊपर जैसी चीज कोई होगी ढाल पे तो खिसक के नीचे तो आनी ही है ना। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि जो गंगा और सतलुज या उसकी सहायक नदियों का या हिमालयी नदियों का जो रास्ता होता है उनके रास्ते में ये इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब नदी का बहाव आता है तो इन पत्थरों की वजह से उन नदियों का बहाव जो पानी है वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, इसी को कहते हैं भावर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भावर प्रदेश में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, इसलिए लुप्त प्रदेश भी इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नदियाँ बहती नहीं है, नदियाँ तो बहती हैं लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के कारण उनका बहाव दिखता नहीं है। ठीक है, ये था हमारा भावर प्रदेश। सेकंड आता है आपका तराई प्रदेश या मैदान। देखिए तराई प्रदेश मैं आपको बता रही थी अभी कि हिमालयी नदियां कंकड़ पत्थरों को बहा के लाती हैं, तो वो अपने साथ कभी बड़े पत्थर, कभी छोटे, कभी मिट्टी, ऐसे बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आती हैं। ठीक है, तो तराई प्रदेश में बेसिकली होता क्या है कि जो पत्थर होते हैं उनका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि जब नदियां बह के आती हैं तो एक मिनट, इसमें क्या होता है, ये एक समतल मैदान जैसा होता है। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ अगर नदी हमारी बह रही है तो ये ढाल नहीं, ये हमारा समतल मैदान है। अगर यहाँ पे ये मान लीजिए ये समतल मैदान है और यहाँ पे अगर नदी कोई बहेगी तो नदी जब ये अगर ऐसे, जब तक इसकी ढलान ऐसी नहीं होगी तब तक, या फिर ऐसे कुछ नहीं होगा तब तक ये नदी की दिशा कैसे बदलेगी। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि जब नदियाँ प्रवेश करती हैं तो उनका जल जो होता है वो पूरे पार्ट में फैल जाता है। ठीक है, पूरे पार्ट में फैलने से क्या होता है कि वो ढलान न होने से वो कहीं उनका ढाल नहीं बन पाता और वो और कहीं दिशा में पूरी चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, यहाँ एक दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन यहाँ हर तरीके की फसल जो है उगाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पानी दलदल, आपने देखा होगा दलदल में क्या कहते हैं, फसल उगाना पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं उपजाऊ है, लेकिन इसमें हर तरीके की फसल नहीं उगेगी। और तराई प्रदेश जैसा कि आप कह रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं ये दलदली क्षेत्र है। और यहाँ क्या होता है कि नदियाँ जब यहाँ से लुप्तप्राय क्षेत्र से आती हैं, ये भावर प्रदेश से आती हैं, तो तराई प्रदेश में वो दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक समतल मैदान में पूरे दिशाओं, चारों दिशाओं में फैल जाता है उनका जल, इसलिए हमें लगता है कि
जो नदियों का जल है वो नदियां बह रही हैं इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं होता है। बहती तो भावर प्रदेश में भी है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े पत्थरों की वजह से वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। लेकिन तराई प्रदेश में क्या होता है कि वो समतल मैदान होने की वजह से वहाँ वो दिखने लगती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि तराई प्रदेश में नदियों का दोबारा से अस्तित्व हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली दलदली क्षेत्र है। ठीक है, थर्ड आता है आपका बांगर प्रदेश या मैदान। बांगर प्रदेश में देखिए देखिए क्या होता है कि बांगर प्रदेश बेसिकली जो नदियों का मध्यवर्ती या निचला भाग जो है वहाँ स्थित होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं जब नदियों का जब कोई भी भाग नदियों के निचले या मध्यवर्ती भाग में स्थित होगा तो ऑब्वियसली जब भी पानी या नदी में पानी बढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इस प्रदेश में क्या होता है कि ये ऐसे इस तरीके से स्थित है। यहाँ पे मान लीजिए ये नदियों का बहाव है, ये यहाँ पे स्थित है बांगर प्रदेश। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब इसमें अक्सर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो बाढ़ की स्थिति जब उत्पन्न होगी तो क्या होगा कि जो नदियों का बहाव पानी है वो बार बार उस जगह पे आएगा और जो वहाँ की मिट्टी है वो हटा देगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि नदी बाढ़ जब आती है तो नदियां बहती हैं, अपने साथ महीन छोटी छोटी कंकड़ पत्थर और मिट्टियों को भर के अपने साथ लाती हैं, महीन मिट्टी। तो क्या होता है कि वो इकट्ठे कर करके इतनी सारी परत बना लेती हैं। मान लीजिए बार बार अगर आएंगी एक जगह पे ही तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी इकट्ठी कर करके बहुत सारी मोटी परत सी बना लेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस परत से क्या होता है कि एक परत बन जाएगी। परत बनने से ये जो पार्ट है, जब बार बार महीन मिट्टी और कंकड़ पत्थर वहाँ एक ही जगह इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली वो स्थान थोड़ा पहले से ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जब ये मान लीजिए ये ऐसे नदियों का बहाव आया और ये पहले ये इतना क्षेत्र था, ठीक है। तो ये जब पहली बार आया तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें जमी, फिर ऐसे परत बनी, फिर और परत बनी, फिर बनते बनते ये इतना क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा कि जो बाढ़ का पानी है जब नदी आएगी तो ये ऊंचाई होने के कारण सारा जल जो है वो इस प्रदेश में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या होगा, जब बहुत मोटी परत बन जाएगी तो एक टाइम बाद बाढ़ का पानी वहाँ नदी का नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ एक सघन मिट्टी की परत बन जाएगी, ठीक है। ये हालांकि उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन क्या होता है कि मिट्टी वो चेंज नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि जब नई मिट्टी बदलती है तो वहाँ कृषि जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका खादर प्रदेश। खादर क्या होता है, खादर प्रदेश में क्या होता है, इसमें ये बेसिकली नदियों के निचले भाग में स्थित होता है। तो यहाँ जो नदियों का जल होता है वो बार बार अपने साथ नदी महीन मिट्टी लेके आता है और इसकी हर वर्ष या हर समय जब भी बाढ़ का पानी आता है तो वो मिट्टी जो है वो बदलती रहती है। इसके कारण ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और बोल सकते हैं कि यहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये तो था हमारा छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है।